हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने सीरीज पैरेलल देखा था डायलेक्ट्रिक का, उसके अलावा के इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी सीखी थी। ठीक है, फिर लास्ट में आपको ये भी क्वेश्चन दिया था कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर मेटल का कुछ पार्ट डाल देते हैं तो फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आज बेसिकली हम क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ ऐसा जिसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका मतलब चेंज होगा। ठीक, और लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था उसके बाद कुछ बच्चों का डाउट आया था कि सर अगर मेटल का क्या करें, कैपेसिटर के बीच में पूरा ही मेटल भर दिया जाए। मतलब मैंने T थिकनेस का मेटल भरा हुआ था और उसका कैपेसिटेंस निकाला था। ठीक है, तो अगर पूरा ही मेटल भर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो बच्चों सिंपल आंसर है इसका C = K ε0 A/d। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया और मेटल के लिए K क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको सॉल्व करूंगा मैं, और उसके बाद के जितने होंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बोला गया कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया है L क्रॉस A। ठीक है, मतलब लेंथ इसका L है, चौड़ाई इसकी L है। ठीक है, तो ये टोटल L क्रॉस A दोनों प्लेट का एरिया है। अब यहां से जब देखा जा रहा है तो यहां से x स्टार्ट हो रहा है, यहां पे x 0 है और जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K0 + α(x) के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K0 होगी और यहां पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, x की जगह L पुट करोगे तो K0 + α(L) के बराबर होगी। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक तो चेंज हो रहा है पूरे मतलब कि लेंथ के अलोंग। ठीक, तो यहां पे आप एक बार में K ε0 A/d नहीं लगा सकते। ठीक है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सोचो इसके ऊपर कि कैसे होगा। ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन होने वाला है। ठीक, तो ये मानते हुए कि आप अभी तक खुद से ट्राई कर लिए, अब हम क्या बता रहे हैं, देखो सबसे पहले भाई डायलेक्ट्रिक चेंज हो रहा है तो एक बार में तो पूरा नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। ठीक है, तो एक बार में नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x दूरी पे एक बहुत पतला सा dx का एक लेंथ ले लिया, dx का। ठीक है, तो ये अगर इसका आपको 3 डायमेंशन में ड्रॉ करूं मैं, तो इस प्लेट का जो dx है वो कैसे लिया गया है, देखो ये प्लेट नीचे वाला हो गया, ये ऊपर का प्लेट हो गया। ठीक है, और देखो डायग्राम कुछ खास नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बस समझाने के लिए यहाँ पे x में हमने यहाँ पे dx लिया। ठीक है, तो ये इधर कितना लेंथ जाएगा, ये पूरा ऊपर का प्लेट जो है वो L क्रॉस L है ना। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये जो लिया है आपने dx लेंथ का, इसका एरिया कितना होगा, L × dx, ऊपर प्लेट का एरिया और नीचे वाले प्लेट का भी एरिया, ये जो होगा वो L × dx होगा। क्लियर है बात। तो हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे x पे एक dx लेंथ का एक स्ट्रिप मान लेते हैं पैरेलल प्लेट का। ठीक है, ये ऊपर जो प्लेट ऐसे पड़ा हुआ है उसका dx विड्थ का एक लेंथ मान लिया। ठीक, अच्छा, ये जो dx है ये इतना छोटा है कि इस पूरे dx लेंथ में हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये मान सकते हैं कि इतने कम दूरी के अंदर ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ है। तो करेंगे क्या कि इसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे इस dx पार्ट का, फिर उसके बाद dx और अगली जगह लेंगे, वहां पे कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर अगली जगह लेंगे, वहां कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। और ये बताओ जितने भी dx मान के आप कैपेसिटेंस निकालोगे वो सीरीज में रहेंगे या पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देखोगे वो चीज, तो पूरे dx, हर एक dx के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं एक dx यहां ले लेता हूं, ठीक है,
तो एक मैं यहां पे ले लिया, तो देखो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला उतना ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिला। ठीक है, इसका मतलब ये जितने भी आप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट कंसीडर करोगे और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो सारे सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, तो वो पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो देखो k की वैल्यू जो x की वैल्यू है 0 से l तक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है 0 से l के बीच में। ठीक है, अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं, तो यहां पे अगर dc की वैल्यू लिखी जाए, मतलब जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट आपने लिया हुआ है, ठीक है, विड्थ का, तो ये हो जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d होता है। ठीक है, तो इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, देखो तो DC की वैल्यू हम लिखेंगे k की जगह k नॉट प्लस अल्फा एक्स, k की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना लिखेंगे, देखो ये पीछे L लेंथ तक गया होगा ना। ठीक है, तो ये सामने का एरिया मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, ऊपर के प्लेट का एरिया लिखते हैं। तो प्लेट जो है वो dx विड्थ लोगे तो अंदर पूरा L लेंथ तक गया है, तो ये हो जाएगा L इंटू dx डिवाइडेड बाई d। तो d तो सबके लिए सेम है जितना भी dx आप लेते हो। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा dc की वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, सारे dc 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 इन सबको जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट dc प्लस dc प्लस dc प्लस dc ऐसे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या करना है अपने को यहाँ पे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो dc का वैल्यू लिखा हुआ है इसको 0 से, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके l तक इंटीग्रेट करते हैं। तो dc का इंटीग्रेशन ये होगा और ये हो जाएगा k नॉट, देखो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट l बाई डी बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ये हो रहा है k नॉट dx, ठीक है, प्लस अल्फा एक्स dx। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन है 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। ठीक, इसको इंटीग्रेट करें आगे तो एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई डी, ये कितना आएगा, k नॉट इंटू एल प्लस अल्फा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले रहा हूं, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट l बाहर आ जाएगा एल स्क्वायर बाई डी, ठीक है, ब्रैकेट में k नॉट प्लस अल्फा एल बाई 2। ठीक, तो एल स्क्वायर को यहाँ पे एरिया भी दिया जा सकता है। तो ये बच्चों कैपेसिटेंस हुआ इस सिस्टम का। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक जो है वो वैरी करे लेंथ के अलोंग, ठीक, अगर थिकनेस के अलोंग डाइलेक्ट्रिक वैरी करता है तो फिर उसकी अलग कहानी होगी। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। इसी टाइप से आप दूसरा एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, वो देते हैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड कैपेसिटेंस इन फॉलोइंग केस। ठीक है, इसमें पहला पार्ट हो गया, ये सेम प्लेट है, ठीक है, L क्रॉस L एरिया का। ठीक है, तो L क्रॉस L एरिया का प्लेट है। अब यहां पे क्या करते हैं, इस बार डाइलेक्ट्रिक ऐसे नहीं वैरी कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस तरीके से वैरी कर रहा है, ऐसे x लेते हैं और k की वैल्यू है k नॉट प्लस अल्फा x, और x की वैल्यू है 0 से लेके l तक, 0 से लेके d तक। ठीक है, इस बार ठीक, और ये L क्रॉस L, ये भी L क्रॉस L है, और इस तरीके से यहां पे x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर आएगा, देख कैपेसिटेंस का आंसर आएगा इसका एप्सिलॉन नॉट a अल्फा डिवाइडेड बाई ln k नॉट प्लस अल्फा d डिवाइडेड बाई k नॉट, ये इसका आंसर आना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद सेकंड
अच्छा, इसमें देखना पिछले वाले क्वेश्चन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा पूरे, जो डीसी डीसी हम लेंगे। एलिमेंट वैसे ही लेना है जैसे आपको सिखाया है पिछले प्रॉब्लम में, ठीक है, लेकिन इस बार देखना उनको कि एलिमेंट इस बार हॉरिजॉन्टल में आप लोगे, ठीक है, और हर एक को डीसी मानते हुए देखोगे तो वो सीरीज में होंगे। नीट वाले बच्चे अभी जो होमवर्क दे रहे हैं उसमें कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, नीट वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है होमवर्क वाले, वही क्वेश्चन देख लीजिए वो मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये प्लेट L क्रॉस L का है, ठीक है, उसके बाद फिर ये प्लेट ऐसे लगा हुआ है, ये प्लेट भी L क्रॉस L का है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये सेपरेशन यहाँ पे D के बराबर, और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, या फिर डायलेक्ट्रिक नहीं भी देते हैं, बिना डायलेक्ट्रिक के ही इस क्वेश्चन को करो, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेट तो इस तरीके से पड़ा हुआ है, दूसरा प्लेट कुछ एंगल पे थीटा पे इस तरीके से, ठीक है, और दोनों का एरिया L क्रॉस L है दोनों प्लेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के आप इसमें क्या करो कि आप एलिमेंट लीजिए कि कैसे एलिमेंट यहाँ पे लेना चाहिए और फिर क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। तो बच्चों इसका आंसर आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई tan थीटा, फिर ln d प्लस L tan थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई d, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सीधे साइन थीटा लिख लो इसको, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इसका कौन सा पार्ट है, तो ये सेकंड, थर्ड पार्ट देखिए, ये प्लेट्स हैं, इसका यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है। तो जब K1 से K2 जा रहे, मतलब कि यहाँ से एक प्लेट से दूसरे प्लेट जो डायलेक्ट्रिक है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे K हैज, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज इंक्रीज्ड लीनियरली विथ डेप्थ, ठीक है, K1 टू K2, ये चीज है, ठीक। और यहाँ पे इसका एरिया जो है वो A के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया A के बराबर, ये सेपरेशन जो है वो D के बराबर है। अब यहाँ पे आपको इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। इसका कैपेसिटेंस बता देता हूँ कितना आएगा आंसर। कैपेसिटेंस आएगा C इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K2 माइनस K1, ठीक है, ln K2 बाई K1, ठीक है। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। इसमें आपको डायलेक्ट्रिक का फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा। ये दे दिया गया है कि डायलेक्ट्रिक K1 से लेके K2 तक लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो इसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो कि आप आने वाले 2 क्लासेस के बीच में आप करोगे, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है, पहले तो HC वर्मा से एग्जाम्पल नंबर 22 और 23, नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। HC वर्मा से एग्जाम्पल 22 और 23 कैपेसिटर चैप्टर का। उसके अलावा एक्सरसाइज में जब आओगे तो 57, 61, 63, 66, 67 और 68 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इतना एटलीस्ट ट्राई करिएगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लास में डिस्कस करने का मतलब लेक्चर आज चाहे फिर थोड़ा सा नेक्स्ट वाला लेक्चर भी लग सकता है, ठीक है। इतने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अलग से एक वीडियो, वो लेक्चर में काउंट नहीं होगा, वो अलग से वीडियो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं एक डाल दूंगा,
ठीक है, उसमें आपको जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो उसको आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आप एक सजेशन भी है कि आप क्या करो कि खुद से जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आप अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको एचसीवी का चाहे बुकलेट का डिटेल डिस्कशन उसका चाहिए तो आप उसको फिर क्या करना कि पोस्ट कर देना। ठीक है, तो हमें जो बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी उस वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा कि किन किन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, तो फिर आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन है कि नहीं है, और एग्जैक्ट उस टाइम पे जाके आप फिर क्या करोगे कि उसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर ये तो हो गया कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, कि कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर कुछ होमवर्क। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो सेपरेशन चेंज करने वाला था कैपेसिटेंस, और फिर हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का चेंज देखा था। वैसे ही आज डायलैक्ट्रिक को डालेंगे कैपेसिटर प्लेट के बीच में और देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C naught with separation D is charged to potential difference V naught and when charging is complete battery is disconnected and space between capacitor is completely filled with dielectric constant K। ठीक है, वेरी स्लोली। पहला पार्ट लिखिए, इसमें पार्ट ए है, फाइंड फॉलोइंग क्वांटिटीज बिफोर एंड आफ्टर the dielectric slab is placed। Before and after the dielectric slab is placed। पार्ट ए में फर्स्ट है कैपेसिटेंस, ठीक है, सेकंड है चार्ज, ठीक, थर्ड यहाँ पे थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिफ्थ है यहाँ पे एनर्जी स्टोर। याद है, ऐसे ही क्वेश्चन किया था हमने। ठीक, अच्छा एक चीज़ और आप देखोगे कि बोर्ड में जो डिलीटेड टॉपिक का लिस्ट आया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक डिलीट किए गए हैं, तो उसमें सेकेंड चैप्टर, ये जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है, इससे कुछ भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। मतलब कि काफ़ी टॉपिक्स हट गए हैं, तो इसका मतलब जो जो चैप्टर्स बचे हैं उनका वेटेज बढ़ गया। ठीक है, तो कैपेसिटर चैप्टर से आप उम्मीद रखिए कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये पहला पार्ट, ये आपके बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर्ड में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है। तो देखो बोला क्या गया है क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक कैपेसिटर प्लेट है जिसको बैटरी से कनेक्टेड उसको रखा गया है V0 से। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका C0 के बराबर है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस माइनस C0 V0। ठीक, अब क्या करते हैं, बैटरी को यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां पे क्या होगा कि चार्ज जो रहेगा वो C0 V0 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसके अंदर डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं वेरी स्लोली। मतलब कि एक डायलैक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, ऐसा स्लैब जो कि कंप्लीटली फिट कर जाएगा इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में, और फिर क्या कर रहे हैं, इस स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में। ठीक है, तो फाइनल अरेंजमेंट क्या होगा कि ये पूरा स्लैब इसके स्पेस को फिल कर देगा, और क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इस वजह से चार्ज यहां पे चेंज नहीं करेगा।
ठीक है, इसको मैं पहले ही लिखवा चुका हूं कि जब भी बैटरी डिस्कनेक्ट करके चेंजेस लाते हैं कैपेसिटेंस में, चार्ज चेंज नहीं करता, और जब बैटरी को कनेक्ट रखते हुए कैपेसिटेंस में चेंजेस लाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे चार्ज जो रहेगा वो C0 V0 ही रहेगा, और भले ही यहाँ पे यह है कि कैपेसिटेंस जो होगा वो K टाइम्स C0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो होगा, इस डायग्राम को भले ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, आपको पहला पार्ट ये पूछा गया है। ठीक है, पहला पार्ट जो पार्ट ए था वो ये था। ठीक है, कि इन 5 क्वांटिटीज में आपको बताना है बिफोर एंड आफ्टर। जैसे पहले टेबल बना के हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पहले इंसर्ट करने से पहले क्या होगा और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने के बाद वैल्यूज क्या होंगे। तो कैपेसिटेंस C0 है, तो यहाँ पे आफ्टर क्या हो जाएगा, K C0। चार्ज जो होगा, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो पहले चार्ज C0 V0, तो अभी भी चार्ज C0 V0 के बराबर। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले V0 था, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चा वो Q/C के बराबर होता है। तो चार्ज है C0 V0 और कैपेसिटेंस है K C0, तो यहां पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा V0/K के बराबर। ठीक है, Q/C करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, तो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E0/K के बराबर। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो V/D होता है। तो पहले V0/D था, तो अब कितना, V0/K डिवाइडेड बाई D, इसका मतलब कितना आएगा, E0/D के बराबर। आप ऐसे भी देख सकते हो। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अगर माने तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K के बराबर। ठीक है, ये तो डायरेक्टरी की प्रॉपर्टी ही होती है। अब आते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड में आप देखो, अच्छा ये बताओ एनर्जी बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया ना, पहले E0 था, V0/K है। ठीक है, तो हमने ये चीज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 12ε0E²। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया तो इसका मतलब बीच में एनर्जी स्टोर्ड भी कम हो जाएगा। ठीक है, और आप फॉर्मूले से भी देख लो, ये फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पहले 12C0 V0² था, अब एनर्जी कितना हो जाएगा, 12 × K C0 कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V0/K का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी 12C0 V0²/K। मतलब कि जो भी इनिशियल एनर्जी है उसका 1/K टाइम्स फाइनल एनर्जी है। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी उसको लिख सकते हैं हम लोग इसको कि 12C0 V0² डिवाइडेड बाई K के बराबर। ठीक, चलो इसका सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, इन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहा है कैपेसिटर प्लेट के बीच में इनफाइनाइटली स्लोली। ठीक है, तो फिर क्या वो कोई वर्क डन करेगा। पहले तो ऐसा हो रहा था कि वो क्या कर रहा था, कैपेसिटर प्लेट के बीच में सेपरेशन बदल रहा था। अब कैपेसिटर प्लेट के बीच में वो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा उसको, एक्सटर्नल एजेंट को, ये पूछा गया है। देखते हैं। तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी। जो भी टोटल वर्क डन है वो कहाँ जाएगा, एक तो कैपेसिटर की एनर्जी बदलने में ΔU, और साथ में हीट में। तो यहां पे तो सर्किट ही नहीं कंप्लीट है, आप कैपेसिटर को कट करके रखे हो। ठीक है, तो कैपेसिटर कट है, यहाँ पे चार्ज कहीं जा नहीं सकता, C0 V0 ही रहेगा चार्ज। इसका मतलब जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इसका मतलब हीट का भी चांस नहीं है। ठीक है, साथ में बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो बैटरी पिक्चर में है ही नहीं, बैटरी कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं करेगा, चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी 0 हो गया,
हीट जो है वो 0 है। ठीक, तो निकालना है अपने को वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू की वैल्यू फाइनल एनर्जी कितना, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई के, इनिशियल एनर्जी कितना, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में 1/k - 1। अच्छा, ये जो चेंज इन एनर्जी आप निकाल रहे हो ये एक्चुअल में है नेगेटिव, क्योंकि 1/k हमेशा जो रहेगा वो 1 से छोटा रहेगा, k की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हमेशा। तो इसको ऐसे ना लिख के इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, -12 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर 1 - 1/k। ठीक, तो यहां पे देखो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने नेगेटिव वर्क डन किया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट का यहां पे नेगेटिव वर्क डन है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला पार्ट लिखिए, पार्ट सी। इसमें एक्सप्लेन रीजन फॉर डिक्रीज इन stored energy of capacitor and then explain nature of work by external agent and its reason। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल से कम हो गई है, तो आखिर में ये एनर्जी गई कहाँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, तो ये समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट ने नेगेटिव वर्क डन किया है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है और कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है वो नेगेटिव वर्क डन करते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है सिस्टम का। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट ने नेगेटिव वर्क डन किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसा वर्क डन किया होगा, पॉजिटिव वर्क डन किया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव वर्क डन की वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अच्छा, ये एनर्जी जो है आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्यों पॉजिटिव वर्क डन किया, ठीक है, क्यों नहीं जीरो वर्क डन किया, इसका रीजन अभी समझेंगे। इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फ्रिंजिंग। ठीक है, इस चीज़ को अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये जो रीजन है ये आपको किताबों में बहुत कम मिलेगा। ठीक है, कुछ ही किताबों में इस फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को दिया गया है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताते हैं तो क्या होगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर में यहाँ पे वर्क डन जो है एक्सटर्नल एजेंट का वो नेगेटिव क्यों हुआ है। ठीक है, तो देखो, तो एक तो रीजन ये हो गया फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क डन किया, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा, आप लॉजिक ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे पहले जो कैपेसिटर था जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वो था हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो एनर्जी आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, जो कि होगा A × D के बराबर। और इसी चीज को चेंज करोगे तो ये हाफ C0 V0 स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि जब डाइलेक्ट्रिक को आपने फिल कर दिया इसके अंदर, तो बच्चा जब डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0/K। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K, तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर E0/K का स्क्वायर। ठीक है, एक गलती और हो रही है। वो क्या गलती हो रही है कि जैसे हमने गॉस लॉ में देखा था कि E.ds बराबर Q/ε0 होता था वैक्यूम में, और जब किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम में आप डालते थे तो फिर E.ds बराबर होता था बच्चों Q/K/ε0। उसी तरीके से जहां जहां ε0 है डायलेक्ट्रिक के आने की वजह से वहां क्या हो जाएगा, K/ε0 चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन E0 स्क्वायर था, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ K/ε0 मल्टीप्लाइड बाई E0/K का स्क्वायर, मतलब हाफ एप्सिलॉन K एनर्जी डेंसिटी का यहाँ फॉर्मूला होता है U/V का हाफ K/ε0 E स्क्वायर। ये मीडियम के अंदर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देखोगे इसको सॉल्व करके तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बाई K, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो 1/K टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी भी फाइनल जो होगा वो 1/K टाइम्स हो जाएगा। और ये चीज़ आपको कैलकुलेशन में भी दिखा होगा
कि ये देखो ये फाइनल इनिशियल एनर्जी थी और ये फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो कम होगी इनिशियल एनर्जी से, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला आंसर मैं दे रहा हूँ, मतलब पहला रीजन, पहला लॉजिक इसका, ठीक है। उसके बाद फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस डिक्रीजेस so energy stored per unit volume also decreases, due to which final energy in capacitor is less than initial energy, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको ड्रॉ भी कर लोगे, ठीक। अब इसके दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, मतलब दूसरा लॉजिक इसका क्या है, ठीक है। उसमें लिखे stored energy of capacitor decreases because electric field performs positive work and external agent performs negative work। अब ये क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क करता है और एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क, इसको लिखिए कि एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ, ऐसे लिखना, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वहां पे फ्रिंजिंग होता है, इस वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन करता है। अब क्या होता है फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक इन्फानाइट रॉड को माने, ठीक है, तो ये इन्फानाइट रॉड का के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए बच्चा, तो यहाँ के ये जो छोटा सा चार्ज हम लेते हैं इसके कारण फील्ड देखें तो यहाँ पे फील्ड की क्या डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। उसके ठीक नीचे कोई पॉइंट लेते हैं उसके फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, उतना ही ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं उसके फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो आप देखो इस पॉइंट से जितना नीचे चार्ज है उतना ही ऊपर चार्ज है, क्योंकि इन्फानाइट रॉड की बात हो रही है। तो फील्ड जितना इधर की तरफ, ये जो फील्ड है और ये जो फील्ड है, इसका क्या होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक dx पार्ट लेते हैं, एक dx पार्ट यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो dx का यहाँ पे dE इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस वाले dx का dE इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, बचेगा क्या, ये हॉरिजॉन्टल वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, जितना हर एक dx के लिए एक दूसरा dx ऊपर मौजूद है जो कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, मतलब नेट फील्ड इस पूरे रॉड के कारण किधर की तरफ बचेगा, वो बचेगा सामने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण फील्ड जो होगा वो ऐसे आएगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे हम फील्ड निकालना चाहें तो क्योंकि ये इनफाइनाइट रॉड है तो आप कहीं पे भी पॉइंट मानिए, यहाँ मानिए, चाहे यहाँ मानिए, अगर आप यहाँ पे भी पॉइंट मानते हो तो यहाँ पे भी क्या होगा, फील्ड ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना चार्ज ऊपर है उतना ही चार्ज नीचे है। एग्जैक्टली वही चीज होता है बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेट के केस में। इनफाइनाइट प्लेट के केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, और इसके कारण हम देख रहे हैं फील्ड, तो वहां पे भी सेम चीज कि अगर किसी पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो, तो जैसे मान लो कि ये प्लेट है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो जितना चार्ज नीचे है उतना ही चार्ज ऊपर, तो वो सारे फील्ड कैंसिल आउट होकर नेट जो फील्ड बचता है वो प्लेट के परपेंडिकुलर ही बचता है। इसीलिए हम क्या करते थे, जो कैपेसिटर मानते थे अपना, तो इस कैपेसिटर में ये d बहुत छोटा होता था इन कंपैरिजन टू एरिया, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते थे कि इसके कारण जो फील्ड होगा वो इस तरीके से यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की थी कि भाई इनफाइनाइट प्लेट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई और छोर ना हो। लेकिन यहाँ पे इस कैपेसिटर प्लेट का एंड तो अपने को पता है, तो भले बीच के पॉइंट के लिए इस प्लेट को इनफाइनाइट माना जा सकता है, लेकिन क्या किनारे के पॉइंट के लिए इस प्लेट को इनफाइनाइट माना जा सकता है, नहीं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे होता क्या है कि जब कैपेसिटर के अंदर एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होगा क्या बच्चों, देखो, तो यहाँ पे अगर ये प्लेट है अपना, ठीक है, तो इसकी फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरीके से होंगे,
ठीक है, जो मतलब हमने अभी तक माना हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये प्लेट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब उसके बाद फिर आते हैं हम, लेकिन जब किनारे की बात करेंगे, ठीक है, खैर किनारे बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो इस टाइप का कर्वेचर लेगा। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पे इस फ्रिंजिंग की वजह से होगा क्या, देखो, तो जैसे मान लो इस डायग्राम को, इस पीछे वाले डायग्राम को आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये कैपेसिटर प्लेट है, तो किनारे पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बेंड करती हैं, जिसको हम फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है एज इफेक्ट। ठीक है, कि एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो पैरेलल नहीं रह जाती। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे अगर ये एक पैरेलल प्लेट हम माने यहाँ पे, तो ये पैरेलल प्लेट के बीच में अभी तक वर्टिकल ओरिएंटेशन में लिया था, अभी मैं इनको हॉरिजॉन्टल में ले रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम वही है। अगर मान लो कि इसके प्लेट्स को देखा जाए तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करता हूँ मैं। अभी क्या है कि ये बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस मान लेते हैं, बस ड्रॉ करें ताकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो देखो अगर ऊपर वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है इस कैपेसिटर के, तो नीचे वाले प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक, इस पॉजिटिव की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस होगा यहाँ पे इंड्यूस चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी का, और यहाँ पे इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ठीक, अंदर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के बराबर है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सोचो कि इनकी वजह से क्या होगा। इस नेगेटिव पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक का हम फोर्स देखें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ऊपर की तरफ QE फोर्स लगा और नीचे की तरफ QE फोर्स लगा, और Q कौन सा है, पोलराइज्ड। ठीक है, तो यहां पे नेट फोर्स डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इस फील्ड लाइन की वजह से कितना हो गया, 0। तो वैसे ही यहां पे भी होगा, यहां पे जो होंगे फील्ड लाइंस होंगे वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली एंटर करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक को। लेकिन किनारे पे ये बात नहीं है। किनारे के पास क्या होता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ एंगल पे एंटर करेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे कुछ एंगल पे एंटर करेंगे और इस तरीके से आएंगे। ठीक है, ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है इनकी वजह से, अब देखो क्या है कि अब अगर डाइलेक्ट्रिक का आप डायग्राम बनाते हो तो डाइलेक्ट्रिक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो उस केस में क्या होगा, देखिए, तो अगर यहां पे हम डाइलेक्ट्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बस डाइलेक्ट्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर तो फोर्सेज ऐसे लग रहे थे, उनका नेट फोर्स क्या हो जा रहा था, 0। लेकिन मैं जो लाइन फ्रिंज की है, ठीक है, उनका अगर डायग्राम बनाए तो उनकी वजह से क्या होगा कि फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो F sin थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे F cos थीटा
और ये F cos थीटा आया। ठीक है, ये फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये भी फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पे एंटर कर रहा है। अभी तक तो क्या हो रहा था, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा था डाइलेक्ट्रिक में, जिसकी वजह से फोर्सेज ऊपर और नीचे लग रहे थे, एग्जैक्ट कैंसिल हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फील्ड लाइन किसी एंगल पे गया है, तो इसका फोर्स भी किसी एंगल पे लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट आया है यहाँ पे, ये चीज। तो अब अगर बात करें तो इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर नेट फोर्स किधर की तरफ लगा, फील्ड की वजह से अंदर की तरफ। मतलब कि जब आप इस डाइलेक्ट्रिक को आप बस इस कैपेसिटर के अंदर थोड़ा सा एंटर करवा दोगे ना, फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए, ये कैपेसिटर के, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, और भाई अगर ग्रेविटी वाली स्पेस लोगे तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन और ये सब भी होगा। अगर एकदम आइडियल कंडीशन मान रहे हैं, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स रहेगा। ठीक, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को आपने थोड़ा सा एंटर करा दिया इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में, ये तुरंत डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खुद से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और ये खुद इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर बुला लेगा। समझ में आ रही है बात? और फिर उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये डाइलेक्ट्रिक जो होगा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है वेरी स्लोली। ठीक है, इसका मतलब कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, उतना ही आप इस केस में एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ रखोगे। अगर इसको इनफाइनाइटली स्लोली लेके जाना है तो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इसको मैं Fe बोल देता हूं, और यहां पे जो होगा वो बाहर की तरफ F एक्सटर्नल होना चाहिए, तभी जाके ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो इनफाइनाइटली स्लोली अंदर जाएगा। क्लियर है बात? तो देखो एक्सटर्नल एजेंट का भी यहाँ पे वर्क देखो, फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन डाइलेक्ट्रिक को जाने दे रहा है अंदर की तरफ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। समझ में आई बात? और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाइलेक्ट्रिक का इधर हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो बच्चों इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से यहाँ पे ये जो केस है, तो ये डाइलेक्ट्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, तो फॉर स्लो मोशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे ये चीज होगा कि एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा पीछे और जाने देगा डाइलेक्ट्रिक को आगे की तरफ। अच्छा, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल के छोड़ दिया जाए हल्का सा, तो फिर क्या होगा, हल्का सा यहाँ एंटर करा दिया और डाइलेक्ट्रिक को रिलीज कर दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो बाहर जाना शुरू करेगा। जब बाहर जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रिंजिंग की वजह से, ठीक है, फिर से कैपेसिटर उसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक बाहर निकलना शुरू करेगा, इस फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से उसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है फिर ये ऑसिलेट करेगा इस कैपेसिटर के बीच में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ केस है पूरा। ठीक, तो इसको पूरा डिटेल में ये सारे डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये वाले डायग्राम, ठीक, ये भी बना लीजिएगा और यहाँ पे ये भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये F cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे आप आगे लिखिए, इस पूरे चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखो, व्हेन अ पोर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed in between the capacitor plate, the opposite charge of a small magnitude is induced on the facing surfaces of the dielectric slab. Full stop. Due to the fringing of electric field lines at the edges of capacitor, dielectric slab experiences net inward force, and hence if slab is to be inserted very slowly, then
इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क एंड एक्सटर्नल एजेंट परफॉर्म नेगेटिव वर्क एंड देयरफॉर इट्स स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, अब लॉजिक समझ में आया कि क्यों कैपेसिटर की एनर्जी फाइनल वाली कम आ रही थी इनिशियल से। समझ में आया बात? ठीक है, अब देखो, अब इसी प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं कि एक बार बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इस प्रॉब्लम को किया, अब बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए इसी प्रॉब्लम को करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस प्रॉब्लम को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो डेफिनेटली लास्ट क्लास है। ठीक, और उसके बाद फिर वही एक क्लास हम देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे। वो क्लास की तरह नहीं काउंट होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर आएगा और साथ में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का एक लेक्चर आएगा। ठीक है, ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए तो फिर आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, आज आपके पास टाइम है, आप अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बताना चाहिए आपको वीडियो में, तो फिर आप उस क्वेश्चन को ग्रुप पे पोस्ट कर दो और ये चीज़ बोल दो कि इसको वीडियो इसका एक बना दीजिए सॉल्व करते हुए। तो जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन एक तो अगला लेक्चर, उसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें वो प्रॉब्लम हम इंक्लूड कर देंगे सॉल्व करते हुए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।